तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। और मैं वापस आ गया हूँ जैसा मैंने वादा किया था, पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 हमने बहुत ही अच्छे से खत्म कर दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज अभी जाइए, देखिए और उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस पार्ट में हम समझेंगे चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 13 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खासकर जो पुराने पिछले ड्यू के एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे चैप्टर 7 है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जितना भी प्रोस्पेक्टस होता है, शेयर कैपिटल, वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, जनरली हम इसके अंदर प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डिफाइन प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं अगर मिस स्टेटमेंट हो जाए। ठीक है भैया, बता देंगे। भैया डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे शॉर्ट नोट लिख दो, है ना। यहाँ पे मैं आपको पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, पेन का कलर लेते हैं हम रेड। ठीक है भैया, डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अब्रिज्ड कौन सा होता है भैया, शेल्फ कौन सा होता है, रेड हेरिंग कौन सा होता है। भैया ये 2019 में आया तो क्या यही आएगा कि हर बार, जरूरी नहीं है भैया। रेड हेरिंग्स भी आ सकता है, अब्रिज्ड भी आ सकता है, डीम्ड भी आ सकता है। इट डजंट मैटर। ठीक है, हो सकता है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं होता हर बार की पीवाई क्यू है तो पीवाई क्यू से हर बार ये एज इट इज ही रखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार अलग भी आ जाता है, इसलिए मैंने सारे तरीके के, 4 तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं, मैंने चारों को कवर किया है इसमें। ठीक है, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है भैया। ठीक है, रेमेडीज कौन सी अवेलेबल है, ये हमारे ड्यू में बीकॉम में आया है 19 में और 2022 में। भैया सेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग में डिस्टिंग्विश करना है। आज ये आंसर देख लेते हैं हम अपने। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में अगर मैं बात करूं, देखिए प्रोस्पेक्टस क्या है भैया, इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। कि भैया जैसे मैंने आपको बताया था, जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक से पैसा मंगाती है ना। अब किसी को आप कोई चीज मंगवाते हो तो आप क्या कहते हो उसको, कि भाई पैसे ला के दे, ऐसा नहीं करते ना। आप क्या करते हो, आप कहते हो भाई इनवाइट करेंगे हम आपको। ठीक है, आपको इनवाइट करते हैं हम। आपको कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, नहीं नहीं पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप उनको इनवाइट करोगे, है ना। इट्स इट्स अ रिस्पेक्टफुल जॉब। आप किसी से उनका पैसा मांग रहे हो अपनी कंपनी में लगाने के लिए, विच इज रिस्की फॉर देम। तो आप उनको मनाते हो, कन्विंस देम। तो हाउ डू यू कन्विंस देम, इज बाय सेंडिंग अ इनविटेशन टू द पब्लिक कि हाँ भाई आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, रेमेडीज भैया सेक्शन 35 के अंदर हमारी अवेलेबल होती हैं, अगर आपने कोई भी गलत स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाती है अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया आपने, सिविल एक्शन होता है अगर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सिविल एक्शन क्या होता है भैया, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन बाय सेबी एंड एमसीए। भैया एमसीए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों से रेगुलेटरी एक्शन हो सकता है। सिविल एक्शन में भैया रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, डैमेजेस, रेमेडी क्या है भैया, रेमेडी क्या है, डैमेजेस जो है वो आपको इन्वेस्टर्स को पे करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 35। ठीक है, डैमेजेस पे करने में, जो भी उन्हें हानि हुई है, जो भी उन्हें नुकसान हुआ है, वो आपको पे करना पड़ेगा। भैया प्रोस्पेक्टस के वेरिएंट्स, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है सबसे पहले अपने पास, इशूड व्हेन शेयर्स अलोकेटेड विदाउट एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। भैया डीम्ड क्या है, डीम्ड मतलब क्या होता है भैया। ठीक है, डीम्ड मतलब ये तो होना ही होना है, इस तरीके से ऐसा मान के चल लेते हैं, या बहुत लेम मीनिंग में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है कि भैया जब मैं शेयर को अलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मैं प्रोस्पेक्टस की जगह पे एक छोटा सा, नॉट अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट, आई जस्ट जस्ट इशू अ 1 पेज 2 पेज पेपर्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट ही बोलूंगा वो भी, उसको भी मैं, उसको आप दे देते हो, ये कहते हैं कि इट इज इन द ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि मैं पूरा बड़ा वाला प्रोस्पेक्टस ना इशू करके छोटा सा कर रहा हूँ। ठीक है, अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है भैया, इसके अंदर ना बड़े वाले प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, ये जो बड़ा वाला मेन मेन प्रोस्पेक्टस है, मान लो 360 पेजेस का। ठीक है, ये वाला है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस का समरी आपने क्रिएट कर दी, छोटी सी। ठीक है, समरी आपने क्रिएट कर दी, मान लीजिए 60 पेजेस की। तो ये हमारा क्या बन जाता है भैया, ये हमारा बन जाता है एवरेज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कि समरी आपने पूरे प्रोस्पेक्टस की एक दे दी, ताकि हो सकता है कोई पूरा ना पढ़ना चाह रहा हो तो आप उसको समरी प्रोवाइड करके कर सकते हो। भैया फिर आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, आप इसको मल्टीपल इशू के लिए ओवर टाइम यूज कर सकते हो, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। आप अगर, हाँ, उसके अंदर कोई भी आपका अगर चेंज है,
और मैं बोलूंगा एक की चेंज है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चेंज है, तो आपको उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, और उसी पे जाता है आपका नया प्रोस्पेक्टस, वहां से फिर अप्रूव होके वापस आता है, देन यू इशू इट। बट हाँ, अगर ऐसा कोई भी, मैं कहूंगा अगर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चेंज नहीं आ रहा है उसके अंदर, then you can issue that particular prospectus multiple times for issue of your shares within the span of 1 year। ठीक है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भैया कौन सा प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है विदाउट इशू प्राइस। प्रीलिमिनरी होता है भैया, पहले ही आप कर देते हो, ठीक है, इशू प्राइस इसमें नहीं होता, बुक बिल्डिंग मेथड होता है हमारा, उससे हमारा इसके अंदर प्राइस तय होता है। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये होती है कि आप इसको करते हो, ठीक है, प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस को आप निकालते हो रेड हेयरिंग को, उससे फिर लोगों की डिमांड पता चलती है, डिमांड में आप क्या करते हो कि एक प्राइस सेट कर देते हो, प्राइस सेट के बाद लोग ऑक्शन की तरह जैसे होता है, तो आपके उसमें वो लगाते हैं, बिड करते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे हाईएस्ट बिड जो सेट हो जाती है उसमें फिर शेयर आपका क्या कहते हैं इशू होता है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, मैं यहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बट हाँ ये मेन चीज इसमें होती है। आगे चले भैया, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस आपने अगर कर दिया है तो क्या होता है मिसलीडिंग। भैया मिसलीडिंग है अगर कोई मटेरियल फैक्ट, हाँ मैं मटेरियल फैक्ट अगर कोई चेंज होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस में, तो आपको शो करना पड़ता है। मटेरियल फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, वो आपने ओमिट कर दिया, ओमिट मतलब भैया छोड़ दिया है या गलत बता दिया है। रेमेडीज क्या भैया, कंपनसेशन देना पड़ेगा, रिसेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, डायरेक्टर लायबल हो जाएंगे नेग्लिजेंस के लिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है अंडर सेक्शन 447, ठीक है, ध्यान रखना। सिविल सूट्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर्स के द्वारा भी हो सकते हैं, सिविल सूट्स मतलब कि सिविल केसेस जो होते हैं आपके कोर्ट में वो डल सकते हैं इस नाम पर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। शेल्फ वर्सेस रेड हेयरिंग भैया, शेल्फ फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूअस ऑफर्स, ठीक है, आप बार बार उसको इशू करते हो और बार बार कर सकते हो अगर कोई मटेरियल फैक्ट में चेंज नहीं है। रेड हेयरिंग में भैया प्राइसिंग पेंडिंग होती है, कैप्सूल इन्फो भैया क्या होगा, ये क्या कैप्सूल इन्फो, आप कहाँ मैं दवाइयों पे आ गए कॉमर्स से। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, कैप्सूल इन्फो होती है छोटे में, ठीक है, कैप्सूल मतलब कैप्सूल कैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है ना, इतना सा, वही, बिल्कुल छोटे में। ठीक है, शेल्फ जो होता है उसको, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को भैया चाहिए होती है सेबी और आरओसी का अप्रूवल, रेड हेयरिंग को भैया प्री प्राइस डिस्कवरी यूज करता है, वही मैं बता रहा हूँ, बुक बिल्डिंग मेथड उससे निकलता है प्राइस। ठीक है, इन्वेस्टर जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बिफोर प्राइसिंग अनाउंसमेंट। किसके लिए बात हो रही है भैया, रेड हेयरिंग के लिए बात हो रही है, ठीक है, रेड हेयरिंग के लिए बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 पे भैया ये क्वेश्चन पहले क्यों दिखा देते हो, क्वेश्चन इसलिए पहले दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, बाकी सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ये मैं डाल दूंगा, जैसी वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद ये फौरन डल जाते हैं notes। तो प्लीज ना वीडियो को स्टार्टिंग में आप उसको कर लो ज्वाइन, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, आप मैंने बताया यहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लो, ताकि जैसे वीडियो खत्म हो ना आपके पास वो पहुंच जाए, आप कम्युनिटी पे जाओगे व्हाट्सएप की, आपको ये मिल जाएंगे वहां पर, क्वेश्चंस प्लस आंसर दोनों मिल जाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, किस स्क्रीनशॉट लेने पड़ रहे हैं भैया समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ नहीं, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हम चैप्टर 8 पे, ये शेयर कैपिटल का चैप्टर। ठीक है, शेयर कैपिटल 12 क्वेश्चन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर चैप्टर 9 छोटा है, 10 डायरेक्टर्स का चैप्टर है, बहुत बड़ा है, देखो 16 क्वेश्चन है मेरे पास इसमें। चैप्टर 11 है, उसमें भी हमारे 16 क्वेश्चन है, क्योंकि रेजोल्यूशन और मीटिंग्स के ऊपर है। ठीक है, 12 भी बड़ा है, डिविडेंड्स के ऊपर है, और 13 हमारा वाइंडिंग अप के ऊपर है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट या इट वुड टेक सम टाइम ऑफ अस। चैप्टर 8 में देखते हैं, बात करें तो शेयर के बारे में समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, काइंड ऑफ शेयर के बारे में समझेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है शेयर की वो समझेंगे भैया, शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी क्या होता है, ये सब बोनस इशू, राइट इशू क्या है, ये सब हम सीखेंगे इसके अंदर ही, इसी चैप्टर में ये सब आता है। भैया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, राइट शेयर बोनस शेयर में क्या है, देखो 2019 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बायबैक, भैया बायबैक के कब आया, 19 में आया, 22 में आया। ठीक है, कई तो ऐसे थे रिलेटेबल क्वेश्चंस थे तो मैंने उनको हटा दिया क्योंकि वो रिपीटेड थे, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, स्वेट इक्विटी पे देखो दोबारा क्वेश्चन है, ठीक है, कब कब पूछा गया भैया, 2019 में पूछा गया, बोनस शेयर पे फिर 2023 में पूछा गया। ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस भैया 2019 में आया है, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम का भैया डिपॉजिटरी एक्ट में आया है 2023 में, है ना, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर्स को देख लेते हैं। चैप्टर 8 भैया, शेयर क्या होता है भैया, स्टॉक क्या होता है। शेयर भैया यूनिट ऑफ ओनरशिप है कंपनी में, आपको पता ही है, कैपिटल को हम एक यूनिट में बांट देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं शेयर। ठीक है, स्टॉक क्या है भैया, एग्रीगेट शेयर होते हैं सेम क्लास के पोस्ट कन्वर्जन, ठीक है, पोस्ट कन्वर्जन आपके
सेम क्लास के जो शेयर होते हैं एग्रीगेटेड, उन्हें आप स्टॉक बोलते हो। शेयर जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, स्टॉक आपका डिविजिबल होते हैं, ठीक है। स्टॉक क्या है, एक समूह को मैं कह सकता हूँ, एग्रीगेट को बोल सकता हूँ, मतलब समझ लो ये अगर हमारा स्टॉक है, ठीक है, और भैया इसके अंदर से अगर मैं, इट्स लाइक अ, मैं कैसे समझाऊं आपको, कि इट्स लाइक अ, ये अगर हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ स्टॉक, ठीक है, और इसमें से मैंने 1 बाय 1 का एक क्यूब ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर, ठीक है। इट्स लाइक अ स्मॉल पीस, ठीक है, एक छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया। शेयर इज लाइक 1 यूनिट, ठीक है, स्टॉक इज लाइक द होल थिंग, ठीक है, कि पूरा तालाब है, और तालाब में से मैंने एक मछली निकाल ली जिसका नाम है शेयर, ठीक है। स्टॉक्स नाम का तालाब है, उसमें से मैंने एक मछली निकाल ली शेयर नाम की, ठीक है। ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज डिफरेंट होती है, स्टॉक की सिंपलर होती है ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासकर प्राइवेट कंपनीज में। राइट अफेक्टेड बाय द कन्वर्जन, स्टॉक हैज नो नॉमिनल वैल्यू, स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। काइंड्स ऑफ शेयर एंड डिफरेंशियल राइट्स, भैया इक्विटी प्रेफरेंस सबको पता है, बोनस राइट, स्वेट इक्विटी, इस तरीके के अलग अलग शेयर होते हैं। इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स, भैया वैलिड वोटिंग डिविडेंड हो जाता है, ठीक है, कि वोटिंग भी अलग अलग हो जाती है, भैया ऐसा होता है। जैसे पहले हमारा जर्नल केस क्या है, नॉर्मल केस क्या है, कि भैया एक एक शेयर पे एक वोट होता है, बट जो इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट्स होता है उस पे रूल चेंज हो जाता है, वहां पर फिर जो नंबर ऑफ वोट्स हैं पर शेयर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। डिविडेंड भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है कई बार, ठीक है। अलाउड ओनली लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी में अलाउड है, ठीक है। इक्विटी में डिफरेंशियल राइट्स की बात कर रहा हूँ। शेयर इशूड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एज पर सेबी, ये सेबी के द्वारा ही इशू, आप सेबी से पूछ के करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी और वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी रहती है, और डिविडेंड राइट्स हमारे सिक्योर रहते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट होती है हमारी, आप सिलेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, सिंपली बताऊं, आप ना पब्लिक से पैसा ना मांग के आप अपने ना घर के लोगों से मांग लेते हो, दोस्तों से मांग लेते हो, रिश्तेदारों से मांग लेते हो, ठीक है, अपनी जमा पूंजी लगा देते हो, ठीक है, सेविंग्स जो होती है आपकी। इट्स लाइक दैट, प्राइवेट प्लेसमेंट यही है, आप दोस्तों से ले रहे हो, ठीक है, आप अपने जानकार से ले रहे हो, एक्वेंटेंसेस से ले रहे हो, ठीक है, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, ठीक है, इट इज लाइक दैट। बाकी पढ़ लेते हैं फटाफट से, भैया ऑफर टू सिलेक्ट इंडिविजुअल रिक्वायर्ड सेक्शन 42 कंप्लाइंस, ठीक है, ऑफर लेटर देना पड़ता है उन्हें। पास फोर आरओसी पे फाइल होगा, पास फोर क्या है भैया, पास फोर क्या है, पास फोर हमारा फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म है हमारा, ध्यान रखना, ये रूम लग रहा है, फॉर्म है, ठीक है। पास फोर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा क्या है भैया, फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे हम, ये, ठीक है। पास फोर आरओसी पे फाइल हो जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। मिनिमम अलोकेशन भैया स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करोगे आप, कोई प्रोस्पेक्टस रिक्वायर नहीं होता, बट डिटेल डिस्क्लोजर आपको चाहिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, शेयर इशू नोट्स, भैया वही एक क्वेश्चन था ना हमारा, ये किसका है भैया, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, दोबारा बता दो। फोर्थ भैया राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स का है, आ जाओ भैया। इशू एट डिस्काउंट भैया नहीं कर सकते आप, ठीक है, सिर्फ स्वेट इक्विटी और परचेज ऑफ एसेट्स में, जब जो होता है ना शेयर पर से, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, उसमें, और स्वेट इक्विटी के केस में आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो शेयर्स को, और किसी भी केस में आप नहीं कर सकते। हाँ, डेबेंचर्स को कर सकते हो डिस्काउंट पे इशू, ध्यान रखना, ठीक है। स्वेट इक्विटी, ठीक है, भैया स्वेट इक्विटी क्या है, नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन के लिए इशू किया जाता है, ठीक है, बोर्ड और आरओसी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम भैया यूज फॉर बोनस शेयर्स, बायबैक, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बोनस इशू क्या है भैया, फ्री इशू होता है, देखो ये देखना, ध्यान रखना, ठीक है, फ्री में और राइट इशू में, बोनस इशू में यही डिफरेंस है कि बोनस इशू होता है फ्री, राइट इशू फ्री नहीं होता, ठीक है। राइट इशू में आप कहते हो कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि भाई थोड़े से एडिशनल खरीद लो, ठीक है, कम प्राइस पे। और बोनस इशू में होता है कि ये फ्री होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो, और ये फंड होता है आपका रिजर्व से, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं इसॉप पर। इसॉप तो भैया आसान है, इसॉप स्कीम्स टू इशू शेयर टू एम्प्लॉइज, ठीक है, अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है बोर्ड से, शेयर होल्डर से, सेबी से, ठीक है। अलाइन करने में मदद करता है एम्प्लॉय इंटरेस्ट को, इंसेंटिवाइज करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। ऑप्शंस इसके वेस्टेड होते हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड डेट पे आपके होता है, ठीक है। डिस्क्लोजर अकाउंटिंग शेड्यूल 3 के हिसाब से होती है।
क्या कह रहा है भैया, ESOP क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। क्या कह रहा है भैया? कुछ नहीं होता। आप एम्प्लॉयज को पर्टिकुलर कहते हो कि भाई इतने इतने दिनों तक हमारे यहाँ काम करोगे, इसके बाद हम आपको एक ऑप्शन देंगे, आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो एक प्री डिटरमाइंड रेट्स पर, ठीक है, और उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑप्शंस वेस्ट एंड एक्सरसाइज्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट्स। ठीक है, समझ गए? ये चीज है, ये चीज है। आगे चलते हुए चैप्टर 9 पे आ गए। ठीक है, यार भैया ये क्या हो गया, चैप्टर 9 पे क्यों आ गए, ये कहाँ तक छूट गए? अरे मेरे भाई मैंने ऊपर बता दिए सब। ठीक है, बाकी इसमें किसी वजह से तो छूट गए हैं, ठीक है, शायद मैं ध्यान नहीं गया होगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, जब आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा तो उसके अंदर इस इन क्वेश्चंस के भी, जो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं ना, इनके भी आंसर मिलेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, टेंशन हमें बिल्कुल भी किसी चीज की नहीं लेनी है। बाकी मैं वैसे भी बताता हूँ, बोनस बायबैक आपको करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, वो फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, स्वेट इक्विटी सब मैं बता दूंगा वहीं पर। ठीक है, आपको मिल जाएगा आंसर, कोई टेंशन मत लेना। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 9 में क्या समझेंगे भैया? लियन ऑफ शेयर्स क्या होता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, फोर फीचर और सरेंडर में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है, फोर फीचर ऑफ शेयर से क्या मतलब होता है, और रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये समझ लेते हैं भैया। मेन क्वेश्चन यही है, 2023 में आया हुआ है। बाकी और भी 3-4 है, हम देख लेते हैं। देखो, लियन और सरेंडर ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है भैया? लियन क्या है? लियन क्या है भैया? कंपनी का राइट है रिटेन करने के लिए शेयर फॉर अनपेड कॉल। ठीक है, कि आपने मैंने अनपेड कॉल है, ठीक है, कि मैंने XYZ शेयर होल्डर से पैसा मंगाया फर्स्ट कॉल का, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं उसके शेयर्स को ना रिटेन कर लूंगा, अपने पास रखूंगा, उसको दूंगा नहीं। ये हो गया लियन। ठीक है, सरेंडर क्या हो गया भैया? सरेंडर क्या हो गया? वॉलेंटरी रिटर्न कर देगा शेयर, शेयर होल्डर। ठीक है, अरे भाई क्या कह रहे हो भैया, रिटेन कर लोगे शेयर मतलब? अरे रिटेन करने का मतलब ये है कि मैंने पैसा मंगाया उससे फर्स्ट कॉल का, तो मैंने क्या कहा उससे कि भाई पैसा दे, उसने मुझे नहीं दिया, तो मैं उसके रिटेन कर लूंगा शेयर, मैं अपने पास रख लूंगा। समझ रहे हो? ओनरशिप चेंज हो गई है अब यहाँ पे। पहले किसके पास थे? शेयर होल्डर के पास थे ना शेयर। मैं उसके शेयर अपने पास रिटेन कर लूंगा, मैं नहीं दूंगा जब तक तू मुझे पैसे नहीं देगा। समझ गए? ये चीज है, ये चीज है, दैट इज लियन। सरेंडर क्या है भैया? कि वॉलेंटरी रिटर्न कर दे शेयर शेयर होल्डर खुद से। लियन एक्सरसाइज होता है भैया, एओए अगर अलाउ करता है। ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय सेल, भैया सेल करके आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो अगर पैसा ना दे। ठीक है, सरेंडर जो होता है भैया, बोर्ड एक्सेप्टेंस रिक्वायर करता है। ठीक है, कोई सरेंडर कर रहा है तो आपको बोर्ड से पूछना पड़ेगा, भाई ये ऐसे ऐसे शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर सरेंडर कर रहा है, तो क्या हम उसके ले लें? तो आप बोर्ड से लोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, बहुत ही भैया मेंबर्स राइट और शेयर होल्डिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ फीचर और सरेंडर में क्या डिफरेंस है भैया? फोर्थ फीचर होता है कैंसिल, कंपनी सीज कर लेती है भैया शेयर, कि आपने XYZ ने पैसे नहीं दिए, है ना, रिटेन कर लिया मैंने, मैंने रिटेन कर लिया, लियन कर लिया, वो फिर भी पैसे नहीं दे रहा, वो फिर भी पैसे नहीं दे रहा। मैं कहा जा तेरे शेयर अब मेरे, मैं तेरे। और फोर्थ फीचर में एक बहुत बढ़िया चीज ये होती है कि जिसने जितने जहां तक के पैसे दिए होते हैं ना XYZ ने, मान लो फर्स्ट कॉल था, तो फर्स्ट कॉल तक उसने जितने पैसे दिए होंगे ना, वो भी कंपनी रख लेती है। अगर आपको पता हो तो, वो भी कंपनी रख लेती है अपने पास, वो कंपनी देती नहीं है, वो कहते हैं भाई ये तो पैसा हमारा हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने दिया नहीं। इट्स योर टाइप ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट कि आपने हमें पैसा नहीं दिया। ठीक है, वो होता है फोर्थ फीचर, कि आप कंपनी के शेयर, आप शेयर भी रख लेती है कंपनी, और जो आपने जहां तक पेमेंट करी होती है कॉल तक, जिस कॉल तक, वो भी रख लेती है। ठीक है, तो ये फोर्थ फीचर में चीज होती है। सरेंडर में क्या होता है? ये अपने आप लौटा देता है शेयर होल्डर। ठीक है, भैया फोर्थ फीचर में क्या है? डिफॉल्ट चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी कर देगा जब मन आएगा उठेगा, आप किसी के भी फोर्थ फीचर कर दोगे, नहीं, आपको वजह चाहिए होगी प्रॉपर। ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा उसको कि भाई 45 दिन का आप नोटिस देते हो कि भाई हम तेरे शेयर फोरफिट कर रहे हैं, पैसा देना नहीं देना। सरेंडर भैया एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, आप एक्सेप्ट करोगे तभी देंगे। ठीक है, ये चीज है। फोरफिटेड शेयर रीइश्यू हो सकते हैं, सरेंडर कैंसिल होंगे या तो रीइश्यू होंगे। ठीक है, कंसिक्वेंसेस डिफर फॉर री इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑब्लिगेशन, भैया कंडीशन अलग अलग रहती है री इंस्टॉलमेंट या पेमेंट ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में समझ लेते हैं भैया डिफरेंस क्या है। ट्रांसफर भैया वॉलेंटरी सेल ऑफ शेयर होता है। ठीक है, ट्रांसफर क्या है भैया? वॉलेंटरी सेल। मैंने पर्टिकुलर XYZ कंपनी के शेयर खरीदे स्टॉक एक्सचेंज से, थोड़ी देर बाद मैंने उनको सेल कर दिया, वो क्या हो गया भैया? ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या हो गया? ट्रांसमिशन क्या हो गया? पर्टिकुलर कोई शेयर होल्डर था XYZ, ठीक है, उसकी डेथ हो गई बेचारे की, तो उसके जो शेयर है वो उसके किसको? हेयर को। ठीक है, हेयर भैया बाल नहीं, HEIR वाला। ठीक है, हेयर, उसको क्या हो जाएंगे भैया? ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द शेयर होल्डर, वो होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसफर में भैया इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है, बोर्ड अप्रूवल चाहिए होता है। ट्रांसमिशन बाय लीगल हेयर होता है, आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स में आप सबमिट करते हो कि हाँ भाई मैं लीगल हेयर हूँ,
पर्टिकुलर डिसीज का, और देन द शेयर्स आर ट्रांसमिटेड टू यू। ठीक है, राइट्स जो भी अटैच होते हैं ट्रांसफरी ट्रांसमीटर के, वो अकॉर्डिंगली सब हो जाते हैं। ठीक है, जो राइट होते हैं वो अटैच हो जाते हैं ट्रांसफरी या ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंगली, जो भी होता है। ठीक है, फोर फीचर की क्या रिक्वायरमेंट होती है भैया? डिफॉल्ट होना चाहिए पेमेंट में कॉल मनी के, नोटिस जाएगा शेयर होल्डर को स्पेसिफाइड टाइम टू पे। ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर टाइम दोगे आप, फेलियर हो जाएगा अगर तो भैया कंपनी फोरफिट कर देगी। बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी होता है इसके अंदर, ऐसे नहीं कैसे कर दोगे आप। शेयर होल्डर के राइट एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, और री इंस्टेटमेंट के लिए भी आप क्या कह सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं चैप्टर 10 के ऊपर। भैया भगा रहे हो क्या? भगा रहे हो क्या भैया? भगाओ मत। देखो मैं भगा नहीं रहा हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोगों का फिर ऐसे जाता ही है, वीडियो लंबी हो गई, समझ नहीं आया। ठीक है, आई ऑल्सो नो कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है लंबी वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, चलिए चैप्टर 10 पे बात करूं मैं। डायरेक्टर्स के ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, लीगल पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर की, शॉर्ट नोट लिखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे। देखो 2019-23 में आ रखा है डायरेक्टर के ऊपर, 2019 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं क्या बोर्ड से। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर भैया 2023 में आया है। पावर एंड ड्यूटीज, बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोविड 19 के बाद बहुत फेमस हुआ था ये टॉपिक। कौन डायरेक्टर हो सकता है भैया, एक्सप्लेन करो प्रोविजंस, 19-22 दोनों में आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, जर्नल पावर वेस्टेड इन द बोर्ड। ठीक है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर भैया 2022 में आया। ठीक है, ये देखो 2023 में कौन सा आया भैया, प्रोविजन फॉर कंप्लेंट रिगार्डिंग DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, व्हाट सर्कमस्टांसेस डायरेक्टर इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप। भैया डायरेक्टर हुआ ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड केयर इन द परफॉर्मिंग, डू यू एग्री, 2022 में आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां मैंने साल मेंशन कर दिया ना, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं और ये 2 साल 3 साल पहले आ चुके हैं, तो इनके आने की थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है। देयर पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ठीक है, वुमन डायरेक्टर भी है 2022 में आया। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पता है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि वैसे भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले नहीं आए तो इस बार भी नहीं आएंगे, नहीं ऐसा नहीं। KMP आ जाता है। ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं फटाफट से। आंसर देख ले, कुछ के शायद ना हो मेरे पास अभी आंसर अवेलेबल। ठीक है, चार पाँच पाँच तक ही है, चार चार मेरे पास है इसमें। ठीक है, 4 क्वेश्चंस के अवेलेबल है आंसर मेरे पास इस पर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब आपको इसकी PDF मिलेगी ना, किस पे, सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, वहां पे आपको सबके आंसर मिलेंगे। ठीक है, और कुछ भी उसमें ना समझ में आए तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेरे को फटाफट से DM कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी या इंस्टाग्राम पे जाकर भी मुझे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आएगी। ठीक है, लीगल पोजीशन भैया डायरेक्टर्स की क्या होती है, वो एजेंट होते हैं कंपनी के, सबसे पहले ट्रस्टीज होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ड्यूटी केयर होती है उनकी, स्किल होती है, लॉयल्टी होती है भैया। ठीक है, अब कंपनी को ऐसे चलाना होता है जैसे वो उनकी कंपनी है। ठीक है, फिड्यूशरी एब्लिगेशन, फिड्यूशरी मैंने पिछले पार्ट में बताया था, ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट को बोलते हैं। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइबल होते हैं स्टैचुटरी ऑफेंसेस के लिए, जहां पर एग्जेम्पशन है वहां छोड़कर। ठीक है, जहां पर एग्जेम्पशन है वहां छोड़कर सब में होते हैं। ठीक है, गवर्न होते हैं भैया एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट भैया, कंपनीज एक्ट और AOA के प्रोविजंस के द्वारा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है भैया, कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी और उसकी होल्डिंग का। ठीक है, कहने की बात पता है क्या होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो डायरेक्टर कंपनी के HSA, ठीक है, ये HSA ध्यान रखना, HSA क्या है भैया, HSA होता है होल्डिंग। ठीक है, होल्डिंग। S होता है भैया सब्सिडरी। ठीक है, और भैया A होता है मेरा एसोसिएट। ये तीनों कंपनी से किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए रिलेशन, कोई भी रिलेटिव कोई भी फ्रेंड इसका नहीं होना चाहिए इस कंपनी के अंदर, किसी भी तरह का लोन वगैरह नहीं दिया होना चाहिए इसने, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये अभी मैं छोटे में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ऑब्जेक्टिव जजमेंट जो होता है बोर्ड लेवल पे वो आपको मिल सके, इसलिए इसको रखा जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 149 के अंदर है, वो मीट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट भैया 5 टर्म के लिए, 5 साल के टर्म के लिए होता है, रीअपॉइंट हो सकता है सिर्फ 2 बार, मतलब 5 साल प्लस 5 साल। ठीक है, 5+5 के हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। ड्यूटीज में भैया सेफ गार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह भी होता है। ठीक है, इसकी ड्यूटी में इंक्लूड होता है। बोर्ड अपॉइंटेड डायरेक्टर्स, भैया बोर्ड अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स को, बोर्ड में अपॉइंट टू फिल कैजुअल वैकेंसी, है ना,
कैजुअल वैकेंसी क्या है भैया, वैसे डायरेक्टर छूट गया, रिटायरमेंट हो गई, है ना, ये सब सेक्शन 161 के अंदर लिख रहा है कि कैसे बोर्ड अपॉइंट करेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट वैलिड होती है अगली एजीएम तक। ठीक है, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल इन एजीएम। ठीक है, ये शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, रिक्वायर कंसेंट इन राइटिंग इन DIN टू बी अलोकेटेड अलॉटेड। ठीक है, क्यों, किससे लोगे भैया, डायरेक्टर से जो बनना चाह रहे हैं। इससे क्या होता है भैया, कंटिन्यूटी रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वर्क में। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या है भैया, कब उनको बाहर निकाल के खड़ा कर दोगे, कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बीइंग अ डायरेक्टर, है ना। तो कब हो गए भैया, जब अनचार्ज, डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, माइनर, इन केसेस में ये तीन। ठीक है, ये तीन जो है केसेस, इसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नाउ ही कैन नॉट बी, ही कैन नॉट, ही नो लॉन्गर कैन बी अ डायरेक्टर नाउ। ठीक है, ऑफेंस से कन्विक्ट हो गया हो, इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब छोटे मोटे जो केस होते हैं ना, चोरी के छोटा केस चोरी का, जैसे 1000, 2000, 1200, 15,000 तक का। ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड इज समथिंग नॉट अ वेरी वेरी हार्श क्राइम और वेरी हीनियस क्राइम। इट्स लाइक छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं, चोरी, फ्रॉड, छोटा मोटा फ्रॉड करना, चीटिंग थोड़ी बहुत कर लेना। ठीक है, फोर्जरी थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी माइनर सी, जिससे नॉन हार्मफुल क्राइम। ठीक है, अ क्राइम विच इज हार्मफुल टुवर्ड्स द सोसाइटी, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इस तरीके से भी कह सकते हो आप। ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं। ठीक है, उसके अंदर भी अगर आ गया ना कन्विक्ट, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, रिमूव हो जाता है भैया सेक्शन 164, 167 के अंदर। फेल हो गया अगर भैया DIN लेने के लिए। ठीक है, या ब्लॉक हो गया उसका नॉन फाइलिंग के ऊपर DIN। DIN बहुत जरूरी, बिना DIN के कुछ नहीं कर सकते आप। जो भी डायरेक्टर वायरेक्टर का जो भी सबमिट होगा वो DIN पे ही होगा। ठीक है, साइन वगैरह होते हैं उसके नीचे DIN जरूर मेंशन होता है, डायरेक्टर्स का ध्यान रखना। कंपनी भैया रिपोर्ट जरूर करेगी डिस्क्वालिफिकेशन और किसको, ROC। ठीक है, मीटिंग्स पे आ जाते हैं भैया। ओहो, 16 क्वेश्चन है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, PDF में सबके आंसर मिल जाएंगे, यहाँ 5 ही। ठीक है, प्रोविजन रिलेटिंग टू एजीएम। ठीक है, कौन EGM, EGM क्या होता है भैया, ए मतलब एनुअल। ठीक है, एनुअल। ठीक है, और भैया ई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इसका मतलब, ऑर्डिनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भैया फर्क क्या है, एनुअल मतलब होता है भैया साल में 2 बार होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, सबसे पहली बात AGM जो होती है उसके अंदर होते हैं नॉर्मल बिजनेस के काम के बारे में चर्चा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में होती है जो उससे हट कर है, वो एक पर्टिकुलर लिस्ट है। ठीक है, उसको अलावा जो भी काम के लिए आप मीटिंग बुला रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कौन कौन भैया कॉन्स्टिट्यूट करता है मीटिंग, रिक्विजिट्स क्या होते हैं वैलिड मीटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग ध्यान रखना, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों पता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया रखा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। भैया कोरम क्या होता है ध्यान रखना, 2022 में आया है। प्रॉक्सी आ रखा है भैया, प्रॉक्सी पे भी सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सब है भैया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में आ रखा है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, इट्स लाइक अ समरी ऑफ द होल मीटिंग। डायरेक्टर्स के पास रहती है, कॉपी रहती है, ROC पे सबमिट होती है हर मीटिंग के बाद, स्पेशली फॉर पब्लिक कंपनीज। ई वोटिंग भैया 2019 में आ रखा है, 2022 में आ रखा है, 23 में आ रखा है। ई वोटिंग भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन भैया, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तीन होते हैं हमारे। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे स्पेशल से अलग होता है, वही है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए होता है, स्पेशल आपका जो भी आपका स्पेशल केसेस है उनके लिए होता है। ठीक है, कोरम के लिए भैया कौन से हैं भैया प्रोविजन, क्या एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है कोरम को, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉरी, प्रॉक्सी के बारे में बता, देखो ये यहाँ फिर आ गया 2022 में। ठीक है, काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन फिर आ गया 2023 में। ठीक है, तो ये इट्स नाइस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉक्सी क्या होता है भैया, फिर आ गया 2023 में। फॉल्टी नोटिस ऑफ मीटिंग कैन बी फेटल टू अ वैलिड मीटिंग, भैया ये देखो 3 बार 2 बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन फिर आ गया देखो 2022 का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी देख लेते हैं हम आंसर्स में। देखो, AGM के क्या है भैया, एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजंस क्या है। ठीक है, मस्ट बी हेल्ड वंस एवरी ईयर विद इन 6 मंथ्स ऑफ ईयर एंड। ठीक है, 15 महीने का गैप होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए अगर कंपनी नई नई बनी है तो। ठीक है, कोरम में भैया क्या होता है, कोरम होता है एक पर्टिकुलर, मैं आपको बताऊं, कोरम इज लाइक अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल जो आपको चाहिए। ठीक है, टू स्टार्ट अ मीटिंग। ठीक है, चाहे वो AGM हो चाहे वो EGM हो, वो स्टार्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल चाहिए होते हैं, मेंबर्स चाहिए होते हैं। जब तक वो पूरे नहीं होते आप मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। बाय द वे अगर नहीं होते पूरे,
तो आप मीटिंग को एडजर्न करते हो। ठीक है, इट इज दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है भैया, कोरम में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट में, पब्लिक में 5 होने चाहिए। नोटिस जाता है 21 दिन का पहले से एजेंडा और रेजोल्यूशन के साथ, एजीएम के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, चेयरपर्सन मेंटेन करता है मिनट्स को, सर्कुलेट करता है मेंबर्स को। ठीक है, मिनट्स मैंने बता दिया आपको, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर व्हाट, समरी। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर लाइक समरी ऑफ द होल मीटिंग कि क्या क्या डिस्कस हुआ है। ठीक है, लेट एजीएम अगर हो रही है भैया, ये जो टाइम लिमिट है ना, ये जो टाइम लिमिट है, इससे आपने बाहर चले गए भैया, फाइन, डिफॉल्टिंग ऑफिसर को पेनलाइज भी किया जाए। कौन भैया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है, ये भी बता दो मेरे को। भैया बोर्ड बुला सकता है, डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन पर, डायरेक्टर्स की मर्जी पर। ठीक है, डायरेक्टर्स मस्ट कॉल इफ रिक्वेस्टेड बाय द मेंबर। रिक्वेशन मतलब भैया डायरेक्ट मेंबर्स के द्वारा कह रहे हैं कि भाई बुलाओ। ठीक है, तो इट्स लाइक 25% से ज्यादा कैपिटल वो होल्ड करना होना चाहिए, कैपिटल मीन्स इक्विटी। ठीक है, आरओसी भैया मीटिंग कॉल कर सकता है अगर बोर्ड फेल हो जाए 21 दिन के अंदर बुलाने में, अगर ये मेंबर्स के द्वारा रिक्वेशन हो रही है और उसके बाद भी नहीं बुला रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद भैया मैं बात करूं, ईजीएम जो होती है कम से कम 21 दिन का नोटिस चाहिए होता है। अर्जेंट मैटर जो कि आउटसाइड एजीएम शेड्यूल है उन्हें डिस्कस करना है, तो तब हम इसको करते हैं। ठीक है भैया, फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि एक पर्सन क्या कोरम बना सकता है। मैं बताया दूं, हाँ बना सकता है। ठीक है, अगर एक मेंबर ही एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, अगर वो पर्सन भी कोरम बना सकता है, रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 103, अप्लाइज ओनली टू सिंगल मेंबर कंपनी। अब भैया सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है, कौन सी होती है भैया, ओपीसी। ओपीसी है ना, आपने बताया नहीं भैया ओपीसी। अरे मेरे भाई, मैंने बोला ना पार्ट 1 देख कर आओ, पार्ट 1 अपलोडेड है, देख कर आओ उसे। ठीक है, वहां सब समझा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। सिंप्लीफाइज मीटिंग कंप्लायंस। ठीक है, नो नीड फॉर प्रॉक्सी और फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है भाई, एक ही बंदा है जब, तो फिर अब कौन ही आएगा, है ना। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सारे क्वेश्चंस हैं। ओ वाओ, वाओ वाओ वाओ, 16 के 16 क्वेश्चन है यार, फटाफट से डिस्कस करते हैं यार, ये तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो गया। मुझे लगा नहीं है नीचे पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह, कोई बात नहीं, वेरी नाइस। ठीक है, रिक्विजिट्स क्या है भैया वैलिड मीटिंग के, प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, ऑथराइज चेयर होनी चाहिए, चेयर मतलब चेयरपर्सन। ठीक है, मीटिंग नोटिफाइड वेन्यू पे होगी, अनलेस वीडियो एनेबल्ड, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है तो भैया तय जगह पे होगी। ठीक है, मिनट्स जो होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, अप्रूव होंगे, मेंबर्स जो होंगे उनके पास वोटिंग राइट जरूर होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल होगा अगर रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोरम प्रॉक्सी पे ये सब छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स से समझ लेते हैं। कोरम भैया क्या है, मिनिमम अटेंडेंस। ठीक है, 2 से 5 मेंबर है, मैंने बता दिया, 2 आपके प्राइवेट में, 5 आपके पब्लिक में। प्रॉक्सी भैया, प्रॉक्सी क्या होता है, आप मेंबर में एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हो अपना, कि भाई आप जाकर मेरी जगह पे क्या कर लो, मीटिंग अटेंड कर लो, मैं फ्री नहीं हूँ आज। ठीक है, इसमें आप MGT 11 का जो फॉर्म है उसे आप फिल करके भेजते हो। ठीक है, मिनट्स क्या है भैया, रिकॉर्ड होता है 30 दिन के अंदर, रहता है साइन बाय चेयर। ठीक है, ई वोटिंग भैया ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी के अंदर, कंपलसरी फॉर लिस्टेड एंड पब्लिक लिस्टेड। ठीक है, कि भैया आपको ई वोटिंग मतलब कि आप घर बैठे बैठे मेंबर्स अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड लॉफुल मेंबर पार्टिसिपेशन। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा, देखो आप यहाँ पे स्क्रॉल बार पे देख रहे हो, छोटा ही बचा है। ठीक है, ये हमारे 16 क्वेश्चन हैं। उसके बाद 12 चैप्टर है हमारा, 12 और 13 तो बहुत छोटे छोटे हैं, देखो 13 भी आ गया, है ना, बस यही चैप्टर पढ़ा है। चलो फटाफट से करते हैं, फटाफट से करते हैं। ठीक है, वीडियो जितनी बड़ी होगी आप उतने परेशान हो जाओगे, क्योंकि एक साथ इतना एब्जॉर्व करना मैं भी जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्सेस स्पेशल रेजोल्यूशन भैया, ऑर्डिनरी क्या है, 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए फेवर में। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जैसे कि। ठीक है, एग्जाम्पल है कब आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हो। स्पेशल कब करते हो भैया, 75% ज्यादा वोट चाहिए होते हैं, और खासकर कौन से केस में भैया, ऑल्टरेशन ऑफ एमओ, इन चीजों में आपका स्पेशल लगता है। अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जैसी छोटी चीजों में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। डिफरेंट थ्रेशोल्ड होते हैं भैया, एक सेक्शन 144 सॉरी, और 115 में दे रखा है। स्पेशल रेजोल्यूशन को भैया 21 दिन का नोटिस चाहिए होता है, इंटेंट के साथ कि भैया क्यों करना है। ठीक है, इम्पैक्ट करता है भैया लीगल और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना। कोरम क्या है भैया, कोरम के रूल क्या होते हैं, और 1 पर्सन मीटिंग क्या होती है। 1 पर्सन मीटिंग मैंने ऊपर बता दिया आपको। कोरम के रूल देख लेते हैं, प्राइवेट में 2 चाहिए होते हैं, पब्लिक में 5 चाहिए होते हैं, ओपीसी में 1 चाहिए होता है, मैंने बता दिया आपको। कोरम पूरे टाइम रहना चाहिए मीटिंग में, ऐसा नहीं है हाजिरी देके चले गए, है ना, कॉलेज में आप करते हो ना ये चीज, कि भाई क्या करा, क्या भाई क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, अटेंडेंस हो रही होगी स्टार्टिंग में वो देके, और क्या करेंगे, कहेंगे सोसाइटी का काम है सर, जाना है जाने दो, क्या किया और आप निकल गए टीचर से।
है ना, ये काम नहीं करना होता, ये काम नहीं करना होता कि आपने अटेंडेंस दी, आपने कहा जी ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, मैंने कोरम पूरा कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको पूरे टाइम मीटिंग में बैठना पड़ेगा। ठीक है, कोई कोरम नहीं होगा, मैंने बताया था आपको, एडजर्न हो जाती है मीटिंग, नई मीटिंग 30 दिन के अंदर होगी सेम वेन्यू पे। अगर वेन्यू चेंज नहीं है, अगर वेन्यू चेंज है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, जितने भी मेंबर्स हैं उनको। ओबीसी हमेशा वैलिड रहते हैं। ठीक है, मेंटेन कंप्लाइंस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात करूं, भैया अर्जेंट स्पेशल मैटर्स के लिए कॉल की जाती है, बोर्ड इनिशिएट करता है या रिक्वेस्टेड मेंबर करते हैं। ठीक है, सेम नोटिस कोरम रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, स्पेसिफाइड एजेंडा तक लिमिटेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसमें और भी बातें करना शुरू कर दो, जो आपने जिस एजेंडा के लिए शुरू किया है उस एजेंडा को आपको रखना है। ठीक है, इंश्योर करता है भैया टाइमली डिसीजन को जब चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना कई बार बिजनेस में आपको बहुत एकदम अर्जेंटली कुछ डिसीजन लेने होते हैं, है ना, इन दैट केस आपको ये इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कि भाई एकदम से कुछ हो गया, है ना, एकदम से हो गया कि सप्लायर्स जितने थे ना, सप्लायर्स थे ना, वो सारे आपके हड़ताल पे चले गए। ठीक है, हड़ताल पे चले गए। ठीक है, प्रोटेस्ट करने लग गए भैया एकदम से। अब आपकी तो सप्लाई रुक गई ना, आपका सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, तो भैया मुझे एक बात बताओ, मैं प्रोड्यूस कैसे करूंगा गुड्स को, मैन्युफैक्चर कैसे करूंगा? तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा एक तरीका, तो उसके लिए आप फॉरन मीटिंग बुलाओ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए ईजीएम का प्रोविजन है। अरे आपको पता होनी चाहिए वजह कि ये है क्यों, है ना, बता दे कोई, मैं बता दूं प्रॉक्सी इसलिए होती है, ये होता है इसमें। अरे होता क्यों है ये तो बताओ, कोई बताता ही नहीं है। मेरे टाइम पे भी जब मैं पढ़ता था मेरे को कोई बताता ही नहीं था कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ये है क्यों एक्ट में, है ना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये चीज पर्टिकुलर है क्यों एक्ट में। ये तो लोग खाली डाल भी सकते थे, ये डाल तो दिया, बता भी दिया, बट है क्यों ये जानना बहुत जरूरी होता है। प्रॉक्सी क्यों है भैया, मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ, तो मैं अपनी तरफ से एक बंदा भेज दूंगा रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सेक्शन 105 में कोई भी मेंबर अपॉइंट कर सकता है। फॉर्म फाइल करना होता है 48 घंटे से पहले भैया, 2 दिन। ठीक है, बिफोर बिफोर 2 डेज, बिफोर 2 डेज। ठीक है, प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर, जरूरी नहीं है मेंबर ऑफ प्रॉक्सी। ठीक है, शेयर होल्डर वोट भैया प्रॉक्सी बाइंड कर देता है। ठीक है, शेयर होल्डर को। ठीक है, इंश्योर रिप्रेजेंटेशन है एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस है भैया, बीमार है, नहीं आ सकता, तो क्या करे, प्रॉक्सी भेज देगा, है ना। रेजोल्यूशन के टाइप कौन से होते थे, मैंने बताया जी तुम्हें। ऑर्डिनरी होता है सबसे पहले रूटीन डिसीजन के लिए, स्पेशल होता है भैया सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट चेंजेस के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है भैया अर्जेंट के लिए। मेथड क्या है भैया, शो ऑफ हैंड और पोल, ये क्या है भैया, वोटिंग के मेथड्स हैं ये। ठीक है, वोटिंग के मेथड्स हैं, वोटिंग मेथड्स हैं ये, वोटिंग मेथड्स हैं, मेथड्स। ठीक है, डिस्टिंक्शन हो जाता है भैया फाइलिंग और वैलिडिटी में। एजीएम कॉल एंड डिफॉल्ट, भैया एजीएम कौन कॉल कर सकता है, डिफॉल्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पब्लिक कंपनी भैया एजीएम रखेगी, प्राइवेट कंपनी डिस्पेंस कर सकती है अगर एओए अलाउ करता है तो, हालांकि कोई कंपनी करती नहीं है। डिफॉल्ट भैया 1,000 पर डे का लग जाता है। ठीक है, पर डे है, ध्यान रखना, 1 लाख तक जा सकता है। ठीक है, ऑफिसर 1 लाख ऐसे नहीं कि 1 लाख पर वो पर डे। ठीक है, मैक्सिमम पूरा 1 लाख का भी लग सकता है, पर डे भी लग सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 लाख का लग सकता है जुर्माना। ठीक है, ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट में को पिनलाइज हो जाएगा। ठीक है, पिनलाइज होगा, उस पर केस हो जाएगा। ठीक है, आरओसी इनिशिएट कर सकता है प्रोसिक्यूशन। ठीक है, कि भाई क्यों नहीं कर रहे। प्रेशर भैया मेंटेन करने के लिए होता है, ये प्रेशर क्यों बिल्ड हो रहा है, ये सब इतनी भैया क्यों जद्दोजहद हो रही है, इतने सब कुछ क्यों हो रहा है, टू मेंटेन कॉर्पोरेट कंप्लायंस। ठीक है, पोस्टल बैलेट क्या है भैया, पोस्टल बैलेट क्या है, कुछ नहीं है मेरे भाई, पोस्टल बैलेट क्या है, आप जाते हो, आपको वोटिंग करनी है, आपके पास एक छोटी सी चिट चिट टाइप होती है। ठीक है, एक पर्ची टाइप होती है, उस पर आप अपना लिखते हो, यस नो जो भी आप होता है उसको आप उस पर स्टैंप लगाते हो, उसको एक बॉक्स के अंदर डाल देते हो, दैट इज योर पोस्टल बैलेट। ठीक है, अलाउज वोटिंग ऑन स्पेसिफिक रेजोल्यूशन वाया पोस्टल या इंटरनेट। ठीक है, अच्छा सॉरी, अच्छा वो बैलेट पेपर होता है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको बैलेट होता है, खाली पोस्टल बैलेट होता है कि आपके पास होता है, आप चिट्ठी से भेजते हो अपना वोट। ठीक है, आप अपना पोस्ट से भेजते हो, लेटर लेटर आपको क्या होता है, कंपलसरी होता है रेजोल्यूशन के लिए, मैं बता देता हूँ। नोटिस जाता है बैलेट पेपर के साथ, एक पेपर होता है, उस पर 2 चीजें होती है, मान लो यस और नो। आपके पास नोटिस आएगा घर पे पोस्ट के द्वारा। ठीक है, और उसमें लिखा होगा कि भाई ये पोस्ट बैलेट पेपर हम भेज रहे हैं, इस पे आप जो भी अपना डिसीजन है वो लगाओ। ठीक है, और उसको भेज दो। ठीक है, इट इज जनरली डन ड्यूरिंग द ई कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर रहे हो। रिजल्ट डिक्लेयर भैया हो जाता है ईजीएम में, बोर्ड मीटिंग में। इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है भैया, और पार्टिसिपेशन एनहांस होता है। ठीक है, आप बैलेट पेपर पे यस नो पे स्टैंप लगा के और उसे वापस भेज देते हो। ठीक है,
ई वोटिंग क्या है भैया? लिस्टेड या सर्टेन पब्लिक कंपनीज को भैया जरूरी है ई वोटिंग देना। इससे भैया रिमोट वोटिंग दे सकते हो आप बिफोर और ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, मैनेज होता है भैया ऑथराइज एजेंसी के द्वारा। ठीक है, रिकॉर्ड रखता है भैया। ठीक है, सॉरी, रिकॉर्ड रहता है भैया इससे। ठीक है, पोस्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रमोट करता है भैया वाइडर शेयर होल्डर इन्वॉल्वमेंट को, ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉक्सी की वैलिडिटी क्या है भैया, और वोटिंग के कॉन्फ्लिक्ट क्या है भैया? प्रॉक्सी जरूरी नहीं है, मेंबर हो। ठीक है, शेयर होल्डर भैया जो होता है, इफ शेयर होल्डर वोट्स इन पर्सन एंड बाय प्रॉक्सी इन पर्सन, पर्सन इन वोट इज वैलिड ओवरराइड प्रॉक्सी। क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है? मैं एक शेयर होल्डर हूँ। ठीक है, मैंने एक जगह पे एक कंपनी के अंदर क्या भेज दिया भैया? मैंने अपना प्रॉक्सी भेज दिया। ठीक है, प्रॉक्सी भेज दिया। अब प्रॉक्सी ने भी वोट डाल दिया और मैंने भी वोट डाल दिया। किसका वोट माना जाएगा भैया? मेरा माना जाएगा, इसका नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिंपल ये बात कह रहे हैं। सिंपल ये बात कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हो। ठीक है, फिर इंश्योर करता है भैया पर्सनल विल को। ठीक है, कि भाई मेरी मर्जी है, प्रॉक्सी की थोड़ी ना चलेगी। क्लैरिफाई करता है प्रेसिडेंट्स को और डुप्लीकेट वोटिंग को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, ये इस चीज का बस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली। ठीक है, चलो। नोटिस डिफेक्ट एंड वैलिडिटी भैया, नोटिस में आपने डिफेक्ट डाल दिया, कुछ वैलिडिटी में फॉल्ट हो गया, क्या हो गया? फॉल्टी नोटिस भैया वॉइड कर देता है मीटिंग को। वॉइड मतलब कैंसिल। ठीक है, मिसिंग एसेंशियल क्या है भैया? इनवैलिड प्रोसीडिंग हो जाती है। मिसिंग अगर कुछ भी एसेंशियल आपने छोड़ दिया, जैसे वेन्यू नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, तो इनवैलिड हो जाती है जितनी प्रोसीडिंग है। कोर्ट शायद नलीफाई कर दे सारे रेजोल्यूशन को। नलीफाई मतलब उनको एक तरीके से खत्म कर दे कि ये माने नहीं जाएंगे, रद्द है यहाँ से, अमानवीय है ये। सॉरी, अमानवीय नहीं, सॉरी सॉरी, अमानवीय नहीं, अमानवीय इनह्यूमन। ठीक है, जिनको हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है, इनह्यूमन बोलते हैं, अमानवीय वो नहीं, इनको माना नहीं जाएगा। ठीक है, इंश्योर्स प्रोसीजरल फेयरनेस। ठीक है, रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। ठीक है भैया, प्रोसीजरल फेयरनेस रहती है। ठीक है, जर्नल पॉइंट्स हैं, तो आप, ऐसा नहीं है मुझे बहुत समझाना पड़ेगा इसको। ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन में यार रेफरेंस है भैया, ऑर्डिनरी कब पास होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। स्पेशल कब होगा? ऑल्टरिंग हुए, बता दिया ऊपर। ऑर्डिनरी पास भैया मेजोरिटी से होता है, 75% से ज्यादा चाहिए होता है। स्पेशल में, ऑर्डिनरी में से आपको मेजोरिटी चाहिए, बट स्पेशल में आपको 75% से ज्यादा वोटिंग चाहिए, वोट्स चाहिए एक तरीके से। ठीक है, स्पेशल में आपको क्लियर इंटेंशन देना पड़ेगा नोटिस में। फाइलिंग भैया ऑर्डिनरी आरओसी पे जाएगा, जरूरत होगी। स्पेशल में भैया हमेशा जाएगा। ठीक है, आर ऑर्डिनरी कब जाएगा? जब नीड होगी। स्पेशल में आप आपका आपका हमेशा जाएगा। ठीक है, लीगल इफेक्ट क्या होगा भैया? वो रेजोल्यूशन के टाइप के साथ कोरिलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से काम होगा। हो, चैप्टर हुआ 11 खत्म, है ना? 11 हुआ खत्म। चैप्टर 12 पे आ जाए। चैप्टर 12 पे आ जाए भैया, डिविडेंड के ऊपर है। ठीक है, प्रोविजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड के बारे में बता दो भैया। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? 2 बार पूछा गया है, देखो। ठीक है, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, अगर फ्री रिजर्व नहीं है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स में क्या से करोगे आप? ठीक है, फिर ठीक है, डिक्लेयर वन कैन नॉट बी रिकवर्ड भैया, क्या एक्सेप्शन है कि भैया आपने एक बार डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, वो रिवोक नहीं हो सकता, वो ये नहीं कह सकते अब नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके क्या एक्सेप्शन है वो सब देखते हैं। ठीक है, चलो आज देखो, डिविडेंड डिक्लेरेशन के प्रोविजन क्या है भैया? डिक्लेयर से प्रॉफिट से होता है या फ्री रिजर्व से होता है? सेक्शन 123 कह रहा है, देखो कितना आसान सेक्शन। सेक्शन कितना आसान है, 123। इससे आसान सेक्शन हो सकता है? कुछ याद ही नहीं करना, 123। ठीक है, डिक्लेरेशन कहता है भैया डिक्लेयर से प्रॉफिट या फ्री रिजर्व से हो सकता है। बोर्ड रिकमेंड करेगा तो मेंबर अप्रूव कर जाएंगे। ठीक है, तब होता है। इंटरम डिक्लेयर्ड है अगर, तो बोर्ड के द्वारा करेगा। ठीक है, इंटरम डिविडेंड अगर आप दे रहे हो टर्म के बीच में, मतलब एक साल का गैप होता है, एक साल के बीच में दे रहे हो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, उसे बोलते हैं इंटरम डिविडेंड बिटवीन द टर्म। वो आपको बोर्ड से डिक्लेयर करवाना पड़ता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। ठीक है, बोर्ड जो होता है वो रिकमेंड करता है उसको, और मेंबर्स जो होते हैं कंपनी का उसको अप्रूव करते हैं। हम्म, जो रिकॉर्ड डेट होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है, डिटरमाइन करती है इंटाइटलमेंट्स को। वायलेशन जितनी भी है वो अट्रैक्ट करती है फाइन को और ऑफिसर की लायबिलिटी को। ठीक है, तो डिफॉल्ट करोगे तो फाइन वाइन तो लगेगा ही। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है भैया? अनपेड क्या है? डिक्लेयर, डिक्लेयर हो गया बट पे नहीं किया है। अनक्लेम्ड क्या है भैया? रिमेन्स अनकलेक्टेड फॉर 30 मोर देन 30 डेज, मोर देन 30 डेज। क्या कह रहा है भैया? अनपेड क्या है? कि मैंने डिक्लेयर तो कर दिया है, ठीक है, बट मैंने अभी तक लोगों को दिया नहीं है। मैंने कह दिया भाई मैं इतनी तारीख को पैसे दूंगा, डिविडेंड दूंगा कंपनी के होते, और मैंने अभी तक पैसा दिया नहीं है, आई जस्ट ओनली डिक्लेयर्ड इट। अनक्लेम्ड होता है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है, मैंने पे भी कर दिया है, बट कोई एक बार शेयर होल्डर है जो आ ही नहीं रहा है आगे उसको लेने के। ठीक है, रिमेन्स अनकलेक्टेड फॉर मोर देन 30 डेज। ठीक है, वो अनक्लेम्ड हो जाता है। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड को आप क्या करते हो? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो ये दिख रहा है ना, ई आई ई आई ई पी एफ,
इसमें आपके 7 साल के बाद डल जाता है। ठीक है, 7 साल ध्यान रखना। सेक्शन 124, कंपनी मस्ट पब्लिश अनक्लेम्ड डिविडेंड की लिस्ट डालोगे आप। भाई ये मुझे लोगों ने डिविडेंड को नहीं किया है क्लेम। ठीक है, क्लेमेंट जो होगा वो अप्लाई करेगा बिफोर ट्रांसफर। ठीक है, अगर कोई भी क्लेमेंट है तो अप्लाई करेगा ट्रांसफर होने से पहले, 7 साल से पहले। ठीक है, पोस्ट ट्रांसफर भैया क्लेम सिर्फ आपके आईई पीएफ अथॉरिटी के द्वारा ही फिर एंटरटेन किए जाएंगे, कंपनी का उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। आईईपीएफ क्या है भैया? आईईपीएफ क्या है? नई चीज आ गई। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को बोलते हैं भैया। सेक्शन 125 के अंदर सेटअप किया गया है ताकि इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें भैया अनक्लेम डिविडेंड, पेनल्टी, फी ट्रांसफर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, यूज फॉर इन्वेस्ट, अच्छा इसका पर्पज क्या है भैया? नाम में छुपा है पर्पज। एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए फंड है, नाम हो गया पूरा। ठीक है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। फंड जो है वो रिफंडेबल नहीं होते कंपनी को, एडमिनिस्ट्रेट होता है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। सोर्सेज क्या क्या है भैया इस फंड के? अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड 7 साल के बाद मैंने बता दिया, पेनल्टी फाइन जो भी अंडर एक्ट लगेंगे, फी फॉर डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द शेयर होल्डर वो इनके पास ही आती है भैया। शेयर जो क्लेम नहीं हो रहे ट्रांसफर इसके द्वारा वो इन पे आ जाते हैं। कोई भी मिसलेनियस ट्रांसफर है एज पर लॉ वो भी इनके पास आ जाते हैं, वहीं से इनकी कमाई है बेसिकली। डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व भैया सिर्फ फ्री रिजर्व यूज हो सकते हैं, सेक्शन 123। कैपिटल रिजर्व आर ऑफ लिमिट्स। ठीक है, कैपिटल रिजर्व से आप नहीं कर सकते। ठीक है, इंश्योर कैपिटल इंटीग्रिटी। ठीक है, इलिसिट यूज। ठीक है, इलिसिट यूज लीड्स टू पेनल्टीज एंड इनवैलिड डिविडेंड। ठीक है, इलिसिट मतलब गलत कामों के लिए, खुद की कह सकते हो खुद के इंटरेस्ट के लिए। सेफ गार्ड करता है भैया क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर के राइट्स को। ठीक है, ध्यान रखना है। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट हो गए भैया, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड? मुझे बता दो, बता देते हैं फटाफट से, बता देते हैं फटाफट से। भैया बोर्ड को प्रपोज करना पड़ेगा डिविडेंड, अगर प्रॉफिट नहीं है, लेस देन प्रीवियस ईयर है तो। ठीक है, ट्रांसफर करना पड़ेगा शॉर्टफॉल रिजर्व से। ठीक है, रिजर्व का यूज करोगे। प्रॉफिट अगर कम है तो रिजर्व यूज करोगे, जाहिर सी बात है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, डिविडेंड नहीं दोगे आप, कैपिटल से कभी नहीं देते आप डिविडेंड। ठीक है, इंश्योर करोगे कंपनी सॉल्वेंसी मेंटेन रहे, इसका ध्यान रखोगे। सॉल्वेंसी मतलब कि रेडी कैश अवेलेबल रहे, ऐसा ना हो कि भैया पैसे ही ना बचे कंपनी के। डिविडेंड रिवोकेशन एक्सेप्शन भैया, रिवोकेशन क्या है? वापस कहना कि मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि मैंने बोल दिया कि भाई मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ इस साल, मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करूंगा, एंड देन आफ्टर दैट मैं मना कर दूं तो रिवोक रिवोक करना होता है। ठीक है, आफ्टर आई सेड कि ठीक है नहीं मैं नहीं कर रहा डिक्लेयर, तो ये कब हो सकता है भैया? देखो पहले तो कह रहा है एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, कंपनी का डेट बन जाता है, कंपनी का डेट बन जाता है, उधार बन जाता है भैया, वापस करना पड़ेगा। समझ गए? वो चीज है, रिवोक नहीं हो सकता पोस्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, पोस्ट डिक्लेरेशन आप रिवोक नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं डिविडेंड बहुत ध्यान से करना चाहिए। डिविडेंड को डिक्लेयर पैसा हो तभी करो। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर हो जाए तब आप डिक्लेयर रिवोक कर सकते हो। ठीक है, डिक्लेयर डिविडेंड डिले हो सकता है, ये स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन के लिए इज नॉट रिवोकेशन, किसी पर्टिकुलर वजह से डिले हो रहा है सो ये नहीं रिवोक होगा, ध्यान रखना। कोई पेनल्टी नहीं है अगर नॉन पेमेंट हो गई, नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट। ठीक है, कोई डिफॉल्ट की वजह से अगर नॉन पेमेंट नहीं हुई है तो कोई पेनल्टी नहीं लगती कंपनी के ऊपर। वाइंडिंग अप पे आ जाए भैया, वाइंडिंग अप पे आ जाओ। 7 क्वेश्चन, लास्ट फाइनल 7 क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा वीडियो बन गया ये, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन। वाइंडिंग अप क्या होता है कंपनी का? ठीक है, 2019 में आया, 22 में आया। ठीक है, रिलेटिंग वाइंड यही सब है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या है भैया? एनसीएलटी का ये क्वेश्चन है, हु में फाइल पिटीशन ऑफ फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, ग्राउंड से ग्राउंड है जिसपे वाउंड अप हो जाएगी एनसीएलटी के द्वारा। ठीक है, कंपनी वाइंडिंग अप क्या है भैया? जैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हो ना, वैसे ही है। ठीक है, कंपनी को वाइंड अप करना इज व्हाट? खत्म करना, बंद करना। ठीक है, वाइंडिंग अप भैया जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स कौन सी 2019 में आ रखा है? कंसिक्वेंसेस क्या है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के कंपनी के? 2023 में आ रखा है। फटाफट से आंसर देखते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं इसके बाद। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग थक गए होगे, बट सिर्फ ये लास्ट 7 क्वेश्चन है, यहाँ तक रुक जाओ। यहाँ तक रुक गए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 देखा है और ये पार्ट 2 आप यहाँ तक आ गए हो, तो पहली बात तो यार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्या आपने इतनी देर बैठा और पूरा इसको आपने खत्म किया है वीडियो को। सेकंड चीज 7 क्वेश्चन रह गए, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे। बैठे ना, जाना कहीं मत। ठीक है, चलो। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन भैया क्या है डिफरेंस? वाइंडिंग अप में भैया आप ऑर्डरली रियलाइजेशन करते हो, रियलाइजेशन मतलब सेल करते हो एसेट्स को, और भैया लाइबिलिटीज को पे करते हो। ठीक है, पेइंग डेट्स। डिसोल्यूशन में भैया आप इवेंचुअल टर्मिनेशन कर देते हो लीगल एग्जिस्टेंस का, जैसे पार्टनरशिप। ठीक है, वाइंडिंग अप भैया प्रीसीड्स डिसोल्यूशन। प्रीसीड्स मतलब पहले आता है, वाइंडिंग पहले आता है डिसोल्यूशन से, ध्यान रखना। डिसोल्यूशन रिकॉर्ड होता है आरओसी में,
बोथ आर फाइनल कॉर्पोरेट शटडाउन स्टेप्स, ठीक है, फाइनल कॉर्पोरेट शटडाउन स्टेप्स है दोनों, ठीक है। एक से आप पार्टनरशिप खत्म करते हो, एक से आप कंपनी। ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के ग्राउंड्स क्या है भैया? कंपनी पे नहीं कर पा रही डेट्स, ठीक है। ट्रिब्यूनल एनसीएलटी कब करेगी ऑर्डर वाइंडिंग अप के? तो भैया कंपनी पे नहीं कर पा रही डेट्स को, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया वाइंडिंग अप का, पब्लिक इंटरेस्ट है भैया, फ्रॉड हो गया है, ठीक है, तब वाइंडिंग अप हो रही है। डिफॉल्ट कर दिया आपने स्टैच्यूटरी रिटर्न्स को फाइल करने में, तब होगा। कंपनी जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स पे आप उसको डिसोल्यूट कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स कौन से हैं भैया? बता रहा हूँ, ठीक है, नीचे बताऊंगा। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या है? एक मिनट रुको, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। हाँ, वॉलेंट्री वाइंड अप क्या है भैया? वॉलेंट्री वाइंड अप क्या है? कि खुद से कर रहे हैं हम, है ना। कंपनी चल रही थी, कंपनी ने कहा यार अब बहुत दिन हो गए, वो बंद करते हैं इसको, है ना, जबकि होता नहीं है ऐसा, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। वाइंडिंग अप इज, आई वुड से, इज अ मच लॉन्गर प्रोसेस देन डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन तो बहुत ही आसान है, मैं सही बताऊं आपको, ठीक है। वाइंडिंग अप इज लाइक अ होल लॉट प्रोसेस, टेक्स अराउंड 6 मंथ, ठीक है। इनिशिएट होता है भैया मेंबर डायरेक्टर्स के द्वारा, रेजोल्यूशन पास करके डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको चाहिए होता है। लिक्विडेटर अपॉइंट होता है भैया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एसेट्स को, डिस्ट्रीब्यूट तो बोल लो या बेच लो, एक ही चीज है, ठीक है। क्रेडिटर्स कंसेंट चाहिए होती है, अगर क्रेडिटर्स इनिशिएट है इसके अंदर, ठीक है। रिपोर्ट करोगे आरओसी के, जैसी कंक्लूजन हो जाएगा सारी बातों का। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या है भैया? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है भैया मेजोरिटी डायरेक्टर्स या 2/3 मेंबर्स के द्वारा डिक्लेयर होता है। इसमें ये होता है कि कंपनी कैन पे डेट्स इन 12 मंथ्स, कि भैया कंपनी कहती है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम 12 महीने के अंदर अंदर सभी लोगों के पैसे जितने भी हम पे बनते हैं वो हम पे कर देंगे। स्वॉर्न एफिडेविट, स्वॉर्न एफिडेविट मतलब कि साइंड एफिडेविट, एफिडेविट इज लाइक कि हाँ भाई हमारा ये प्रूफ है कि हम कर देंगे, है ना, इट्स लाइक अ रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनक्लूड, ठीक है। उसके साथ आप लगा के दे दोगे। स्वॉर्न मतलब कि डायरेक्टर्स ने साइन किया हुआ, ठीक है। फाइल्ड विद आरओसी, ठीक है, आरओसी भी फाइल कर दो 5 हफ्ते के अंदर ना, रेजोल्यूशन पास होने के। क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए अगर वाइंडिंग अप हो रही है बाय क्रेडिटर्स, ये भी ध्यान रखना, क्रेडिटर्स भी वाइंड अप कर सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। पिटिशनर्स एंड एनसीएलटी ग्राउंड, ये पिटिशनर्स मतलब कि कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकता है एनसीएलटी को वाइंडिंग अप के लिए कंपनी की, तो देखो कौन कौन डाल सकता है। मेंबर डाल सकते हैं सबसे पहले, ठीक है, मेंबर कौन? शेयर होल्डर, ठीक है। क्रेडिटर डाल सकते हैं, आरओसी कर सकता है भैया, या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो भी है हमारी कंपनी के अंदर, वो कर सकते हैं काम, ठीक है। ग्राउंड्स भैया, इनेबिलिटी टू पे, जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन, स्टैच्यूटरी डिफॉल्ट, इन तीनों ग्राउंड्स पे आप कर सकते हो। पिटीशन आपकी कौन सुनता है? एनसीएलटी सुनता है। आरओसी शायद इनिशिएट कर दे, ठीक है, आरओसी भी इनिशिएट कर सकता है वाइंडिंग अप, और मेंबर जो भी इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी को कंसीडर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब भैया जस्ट एंड इक्विटेबल आ रहा है, समझा दो लास्ट, ठीक है। देखो क्या है भैया, लॉज ऑफ सबस्ट्रेटम, ठीक है, डेडलॉक हो गया है। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक मतलब दो डायरेक्टर अड़ गए हैं, ठीक है, डायरेक्टर एक्स और डायरेक्टर एक्स, ठीक है, और डायरेक्टर वाई अड़ गए हैं। किस बात पे अड़ गए हैं? पर्टिकुलर काम होने पर। डायरेक्टर एक्स कह रहा है डिविडेंड डिक्लेयर करो, डायरेक्टर वाई कह रहा है मैं नहीं होने दूंगा। इस पे इतनी लड़ाई हो गई कि डेडलॉक हो गया, आगे हो ही नहीं सकता, आगे काम हो ही नहीं सकता, ये अड़ गए हैं, बिल्कुल अटक गए हैं वहां पे। आप क्या करोगे? मेंबर्स जो होंगे ना कि देखेंगे काम ही नहीं हो रहा है यार ये तो कहेंगे ठीक है भाई वाइंड अप करो, खत्म करो, मत करो, ठीक है। मिसमैनेजमेंट हो गया चीजों का, ठीक है, अंदर फ्रॉड चल रहा है, बदतमीजियां चल रही है अंदर, हो गई सब स्ट्रैटम भैया, पैसा ही नहीं बचा, ठीक है। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन अनफेयर कंडक्ट हो रहा है, तो क्लास राइट के वायलेट हो गए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर क्लास जो होती है आपकी, उसके राइट्स को वायलेट कर दिया आपने, पर्सनल राइट जो अफेक्ट होने शुरू हो गए हैं, है ना। एनसीएलटी एक्सरसाइज करती है भैया डिक्रीजन के लिए, फेयरनेस कितनी है सब आपकी एनसीएलटी देखती है, ठीक है। ये आपके जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, ठीक है। टेंशन मत लेना यार, ये आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, सिंह अकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे दोनों डॉक्यूमेंट। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एंड ग्राउंड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, भैया वॉलेंट्री वाइंड अप के भैया कौन से ग्राउंड्स और कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं, ठीक है। ग्राउंड्स कौन से भैया? फाइनेंशियल इनेबिलिटी, एक्सपायरी ऑफ पर्पस, ठीक है, पर्पस के लिए आपने बनाई थी, आपका पर्पस पूरा हो गया, आप बंद करोगे, रेजोल्यूशन पास हो गया, उससे भी कर सकते हो। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, लिक्विडेटर आपका ओवरसी करेगा एसेट रियलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। पोस्ट वाइंडिंग भैया कंपनी स्ट्राइक का ऑफ कर देगी रजिस्टर से, ठीक है। कौन करेगा भैया ये काम? आरओसी, ठीक है, आरओसी आरओसी करेगा, ठीक है। डायरेक्टर्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे अपनी ड्यूटी से, कंपनी लूजेस लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। अब वो लीगल आइडेंटिटी नहीं रहेगी, इट्स लाइक अ डेड पर्सन, ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये सब चीजें। चलिए, चलिए, तो ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे 13 चैप्टर्स कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। पहला पार्ट में पूरा मैंने 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, अगले पार्ट में मैंने कवर कर लिए 7 to 13, ठीक है।
एक बीच में एक चैप्टर था हमारा, चैप्टर शायद 11 था या कोई सा तो था हमारा पीछे, 9 या 10 था। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आंसर्स उसके डिस्कस करने, वो मैं डॉक्यूमेंट में भी डाल दूंगा जब आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा सिंगर कैट व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एचआरएम की भी बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आऊंगा। अभी लास्ट मिनट टिप्स भी मैं लेके आऊंगा कंपनी लॉ के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, मुझे बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोनेटाइजेशन तो क्या होगा यार, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता। ठीक है, आई ओनली टीच फॉर माई पैशन ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कोई भी डाउट है भैया, सजेशन है, एडवाइस है, कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।